Hello everyone, welcome back to Ansar Kari. So continuing with our GS3 economy series, and we are continuing with class 12th NCERT for microeconomics. Right now, the major topic that we're covering up is the theory of consumer behavior, and उसमें next topic जो होने वाला है that is elasticity of demand. Again, ये थोड़ा confusing लगता है लोगों को, so please be completely attentive while I'm explaining you कि कैसे basically it functions and क्या relationship है between different factors. And again, ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो तब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को. सो लेट्स स्टार्ट. So we see कि sometimes there is like demand for a good, it changes considerably even for small price changes. मतलब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड डेफिनेटली चेंज होंगी, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ चेंज या फिर कितना अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है, तो हम थोड़ा और उसकी स्पेसिफिसिटी या थोड़ी और डिटेल की बात कर रहे हैं. तो कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट या बहुत ज्यादा चेंज कर जाती है अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है. एंड कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होती है कि डिमांड बहुत कम चेंज होती है जब प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, मतलब उसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है. सो वी सी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड टू चेंजेस इन इट्स प्राइस. मतलब अगर किसी गुड के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो कितने अमाउंट से, कितने लेवल से डिमांड चेंज हो रही है ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी है ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. सो दिस इज the simple idea, the simple meaning of price elasticity of demand. See, elasticity of demand में बहुत different types की होती है. Income elasticity of demand भी होती है, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं. और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो दैट इज द सिंपल फॉर्मूला. ईडी इज द सिंबल फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड न्यूमरेटर में रहेगा कितने परसेंटेज से डिमांड ऑफ अ गुड चेंज हुई आफ्टर द चेंज इन प्राइस, कितने परसेंटेज चेंज से परसेंटेज चेंज कितना हुआ विद द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड. सो दैट्स हाउ वी राइट इट मैथमेटिकली, एंड ये आ जाएगा पूरा फाइनल फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू बी स्पेसिफिक. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो एग्जाम्पल में आप देखोगे कि ओल्ड प्राइस था 5 रुपीज, सो प्राइस इंक्रीज हुआ बाय 2 यूनिट्स, एंड ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी हैज फॉलन टू 12 यूनिट्स फ्रॉम 15 यूनिट्स. अब हमें यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है, तो पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ चेंज क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ 3 यूनिट्स, जो ओल्ड क्वांटिटी थी वो 15 यूनिट्स थी. सो 3/15 इंटू 100 हम करेंगे, विल गेट -20. -20 क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल हुई है, अगर वो इंक्रीज होती तो वो पॉजिटिव सिंबल, यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल आ जाता. अब बात करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन द मार्केट प्राइस. तो सिंपली प्राइस चेंज हुआ 2 रुपीज, सो 2 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज, मतलब जो ओल्ड प्राइस है उससे आपको डिवाइड करना है. सिंपल जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करोगे तो विल गेट द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस टू बी 40. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 20, तो 20/40 डिवाइड कर देंगे, एंड यू विल गेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू बी 0.5. So when the percentage change in the quantity demanded, it is less than the percentage change in market price. तो we say कि जो elasticity of demand है that would be less than 1. हम बात कर रहे हैं जब percentage change of this is less than the percentage change in the price of demand, तो उस केस में price elasticity of demand less than 1 रहेगी. अगर less than 1 आती है, if ED is less than 1, तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज इन इलास्टिक टू दैट प्राइस. जो डिमांड है दैट इज इन इलास्टिक, मतलब कि डिमांड में इतना फ्लक्चुएशन या इतनी वेरिएंस नहीं आएगी अगर प्राइस चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का. सो इसको हम बोलते हैं कि अगर हम इसको लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझे, तो जो भी इसेंशियल गुड्स है हमारी डेली लाइफ में, उसमें आप देखोगे कि प्राइस चेंज होने पर उनकी डिमांड में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दे आर इसेंशियल गुड्स जो हमें डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होते हैं. सो देयरइन वी सी की जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है वो इनइलास्टिक है. फिर हम आते हैं सेकेंड केस पे. दिस वाज केस नंबर 1. सेकेंड केस की अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड में,
तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड केस होगा कि अगर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड का ज्यादा है देन द परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस, तो वी से कि जो डिमांड है दैट इज हाईली रिस्पॉन्सिव, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होगा, ईडी जो है दैट इज मोर देन वन। एंड जो अगर हम इसको इलास्टिसिटी के टर्म्स में बोले तो वी से कि जो डिमांड है दैट इज इलास्टिक एट दैट प्राइस। तो दिस इज ट्रू इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स। तो लग्जरी गुड्स में अगर हम देखते हैं कि प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, तो उस केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट वुड बी मोर देन वन, दे वुड बी इलास्टिक। थर्ड केस जो होता है दैट इज ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी, मतलब क्वांटिटी चेंज इन डिमांड एंड प्राइस दोनों चेंजेस इन द प्राइस दोनों सेम है, इट इज इक्वल टू वन, तो दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। मतलब प्राइस चेंज होने के बाद भी डिमांड में कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है मतलब सेम अमाउंट या सेम प्रोपोर्शनल चेंज आ रहा है। लीनियर डिमांड कर्व पे अगर हम प्लॉट करें उसकी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की बात करें तो दिस इज द ग्राफ, जिसका मिड पॉइंट है ग्राफ का वहां पे जो इलास्टिसिटी है दैट इज वन। एंड अगर हम डाउनवर्ड्स मूव करेंगे अलोंग द कर्व तो इलास्टिसिटी फॉल होती जाएगी। सो मिड पॉइंट और इस एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है इसके बीच में इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन वन, इस पॉइंट पे इट वुड बी जीरो। एंड अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे फ्रॉम दिस मिड पॉइंट, इलास्टिसिटी वुड इंक्रीज, इट वुड बी मोर देन वन, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे इट वुड बी इक्वल टू इंफिनिटी। सो ये एक बेसिक ग्राफ है जो आपको अगेन आपकी मेमोरी में बैक ऑफ द माइंड में हमेशा होना चाहिए। सो अब हम बात करेंगे कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड का। तो कांस्टेंट इलास्टिसिटी हमें रेंज पता चल गई, इलास्टिसिटी जीरो से कम नहीं हो सकती और इन्फिनिटी से ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो दिस इज द मैक्सिमम, बेसिकली टू एक्सट्रीम्स जिसके बीच में हमेशा इलास्टिसिटी लाई करेगी। बट समटाइम्स ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं कि जो डिमांड कर्व है दे कैन बी सच कि जो इलास्टिसिटी है ऑफ द डिमांड दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब जो भी डिमांड कर्व हम ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, इलास्टिसिटी जो है वो सेम रहेगी ऑल अलोंग दैट पर्टिकुलर कर्व। यहाँ पे अभी हमने देखा था कि इस कर्व के अलोंग इलास्टिसिटी सेम नहीं है, इट इज वेरिएबल। बट कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे इलास्टिसिटी थ्रू आउट सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वो कौन से केसेस है? पहला केस है यहाँ पे, अगर सपोज करो जो डिमांड कर्व है दैट इज वर्टिकल एंड इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो इस केस में देयर वुड बी कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑल अलोंग दिस डिमांड कर्व। क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्वांटिटी प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम प्राइस प्लॉट करेंगे। तो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होने के बाद भी क्वांटिटी में नेग्लिजिबल या कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करी है, तो इस केस में वी से कि देर इज इन इलास्टिसिटी या परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व है। ऑलराइट, सो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है दैट इज जीरो, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड केस है, अगर सपोज करो जो डिमांड कर्व है दैट इज हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उस केस में भी इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे वी हैव क्वांटिटी, हियर वी हैव प्राइस प्लॉटेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर प्राइस में नेग्लिजिबल या थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो ये हो गया इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इस केस में अगर हम बोलें इलास्टिसिटी के टर्म में, सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। सो अ पैरेलली हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व शोज परफेक्ट इलास्टिसिटी। सो ये यहाँ पे भी प्लॉट कर रखा है। एंड थर्ड केस जो है, दिस शेप ऑफ दिस ग्राफ इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो यहाँ पे भी इसके अलोंग भी जो इलास्टिसिटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको और समझ लेते हैं थर्ड केस को क्या है। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में वी सी कि जो परसेंटेज चेंज है इन द प्राइस अलोंग द डिमांड कर्व दैट ऑलवेज लीड्स टू इक्वल परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे हमेशा इलास्टिसिटी जो है वो हमेशा वन रहेगी, इट वुड बी यूनिटरी, क्योंकि जो परसेंटेज चेंज है दोनों वेरिएबल्स में दैट इज इक्वल एंड दैट इज सेम। सो इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। सो ये तीन डिफरेंट केसेस हो गए ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी अलोंग द सेम डिमांड कर्व।
अब हम बात करेंगे कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गुड। क्या है नेचर ऑफ गुड, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। नेचर ऑफ गुड्स होता है सब्स्टिट्यूट होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। Then we talked about normal goods, inferior goods, Webben goods. We talked about Giffen goods. So these are different nature of goods that exist. So एक ये फैक्टर है जो इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है। एंड सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स, है कि नहीं। क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी, अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है तो इलास्टिसिटी डिफरेंट रहेगी। सो तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं। अगर अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, सपोज जो हमारी डेली नेसेसिटीज है लाइक फूड, अगर हम उसको कंसिडर करें तो ये हमारी नेसेसिटी है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। नेसेसिटी है, डेली आपको रिक्वायर्ड है, प्राइस चेंज होंगे तो डिमांड में इतना ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब है जो इलास्टिसिटी है दैट वुड बी इन इलास्टिक। So demand for such goods they do not change much. So that's why price कितना भी change हो जाए, टोमेटो के केस में आप देख लो कि इतनी ज्यादा डिमांड नहीं चेंज होगी। Then we talk about luxuries, ये हम देख चुके हैं। लग्जरीज जो हैं दे आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस, सो दे आर हाईली इलास्टिक। So demand for a good it is likely to be elastic अगर close substitutes are easily available। मतलब अगर सपोज हम बात कर रहे हैं टी और कॉफी की, एंड टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो अगर कॉफी इजीली अवेलेबल है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो टी की रहेगी वो हाईली इलास्टिक रहेगी। मतलब उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव है या जो परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट है टी का, दैट इज कॉफी, वो इजिली अवेलेबल है इन दी मार्केट। Now we'll talk about linkage between elasticity and expenditure। मतलब कि कैसे expenditure on a particular good it changes as a result of a price change। तो प्राइस चेंज की वजह से एक्सपेंडिचर कैसे चेंज होगा, यहाँ पे भी अगेन तीन केस हैं। सो अगर सपोज करो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो अगर परसेंटेज डिक्लाइन इन दी क्वांटिटी, सी पहले तो अगेन सिंपल फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर का, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो उसके सिंगल यूनिट के प्राइस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो अगर हम देखें कि अगर परसेंटेज डिक्लाइन इन द क्वांटिटी दैट इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे हम केस जो ले रहे हैं दैट इज इंक्रीज इन प्राइस, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी तो फॉल होगी होगी। तो अगर क्वांटिटी का जितना अमाउंट है या जितना लेवल ऑफ डिक्लाइन है दैट इज ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, द एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड इट विल गो डाउन, क्योंकि जो परसेंटेज डिक्लाइन है क्वांटिटी में वो ज्यादा है। सेकेंड केस है कि अगर परसेंटेज डिक्लाइन जो क्वांटिटी में है दैट इज लेस देन द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस, तो इस केस में एक्सपेंडिचर इंक्रीज होएगा। दिस इज सिंपल। And third case is if the percentage increase in the quantity it is equal to the percentage decline in the price, तो expenditure same रहेगा, it would be unchanged। So यहाँ पे basically bottom line यही निकल के आती है कि अगर expenditure on a good it would change in the opposite direction अगर price change if and only if the percentage change in the quantity is greater than the percentage change in the price, तो जो change रहेगा that would be in the opposite direction। Then expenditure on the good it would change in the same direction, मतलब positive relationship। अगर price change only and only if the percentage change in the quantity is less than the percentage change in price, and then expenditure on the good it would remain unchanged if and only if percentage change in the quantity it is equal to the percentage change in the prices, मतलब the good is unit elastic। से ये आ गए हमारे तीन मेजर कंक्लूजन। एंड लास्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला केस में ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जो जनरल इक्वेशन है इस कर्व को रिप्रेजेंट करती है एक्स वाई इंटू सी। अब एक्स वाई जो है वो वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं, सी है वो कांस्टेंट है। तो सपोज इसको अगर हम इकोनॉमिक सेंस में यहाँ पे वैल्यूज पुट करें कि पी क्यों ले ले एक्स वाई की जगह, तो पी एक वेरिएबल है, क्वांटिटी एक वेरिएबल है, सी जो है दैट इज इलास्टिसिटी, तो वो कांस्टेंट हो गया। तो प्राइस टाइम्स द क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट, मतलब प्राइस इनटू क्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट आ रहा है तो नो मैटर एट व्हाट पॉइंट
consumer consumes, our expenditure are always the same and equal to the elasticity. All right, so that's all for this session. I hope जो भी points हमने समझे they are clear to you, and if you have any doubt you can again get back to us, you can comment them and we'll definitely get back to your doubts. So do subscribe to Ansarkari and hit the like button. Thank you so much for joining.